हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AHM GK GS वाला पे। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग पॉकेट जीके लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पॉकेट जीके हिस्ट्री क्लास 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जो है पॉकेट जीके का बुक का पीडीएफ जो है आप लोग को फ्री में उपलब्ध हो जाए। ठीक ना। टेलीग्राम चैनल पर जो है फ्री बुक पीडीएफ बुक का पीडीएफ दिया गया है। तो सभी लोग वहां से पॉकेट जीके बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास है, तो पहले स्लाइड में है प्रमुख स्थल है, उसके बाद स्थित है कहाँ पे, और उसके बाद उत्खनन करता है और खोज करता है। उसके बाद किस नदी के किनारे है वो जानते चलेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला है हड़प्पा। प्रमुख स्थल में पहला क्या है? हड़प्पा। कहाँ पे है? तो पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में। ठीक ना, पाक के प्रांत का साहिवाल जिला में है। उत्खनन करता है दयाराम साहनी। बोलिएगा, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी। माधव स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी। व्हीलर 1940 ईस्वी। किस नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी। ठीक ना। अगला है दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो। पाक के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। पाक के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। उसका उत्खनन करता है राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी और मैके 1927 ईस्वी। व्हीलर 1930 ईस्वी। किस नदी किनारे किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला तीसरा पॉइंट है, जो तीसरे नंबर में है लोथल। बोलेगा, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। गुजरात के अहमदाबाद जिला। उत्खनन करता है SR राव 1953 से 1954 ईस्वी। भोगला किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी। ठीक ना, भोगवा नदी है। चौथा नंबर पे है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। और उत्खनन करता है JP जोशी 1967 से 1968 ईस्वी और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991 ईस्वी। किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है। पांचवा है चन्हूदरो। चन्हूदरो पाक का सिंध प्रांत नवाबशाह जिला नवाबशाह जिला में स्थित है। उत्खनन करता है मैके 1925 ईस्वी। NG मजुमदार। मैके 1925 ईस्वी। NG मजुमदार 1931 ईस्वी। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। सुरकोटरा। बोलेगा, सुरकोटरा कहाँ स्थित है? तो कच्छ गुजरात में। उसके बाद उत्खनन करता है जगपति जोशी। बोलिए, उत्खनन करता है जगपति जोशी 1972 से 1975 ईस्वी। और ये किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद अगला है रंगपुर। 7वां नंबर पर है रंगपुर। कहाँ स्थित है? काठियावाड़ जिला गुजरात। काठियावाड़ जिला गुजरात। उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1953 से 1954 ईस्वी। किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है। अगला है 8वां नंबर कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। और उत्खनन करता है अमलानंद घोष। उत्खनन करता है अमलानंद घोष 1951 ईस्वी और BV लाल BK थापर 1961 ईस्वी। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। घग्गर नदी। और नौवां में है कोट दीजी। नौवां में कौन है? कोट दीजी। सिंध प्रांत का खैरपुर। सिंध प्रांत का खैरपुर। उत्खनन करता है फजल अहमद 1953 ईस्वी। और किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। 10वां है आलमगीरपुर। 10वां कौन है? आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक ना। उत्खनन करता है इसका यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 ईस्वी। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी किनारे है। जो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अगला स्लाइड है में है 11वां नंबर है हैमाबाद। हैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। कहाँ पे है? अहमदनगर महाराष्ट्र। MN देशपांडे। MN देशपांडे 1958 से 1959 ईस्वी। एम आर राव
1975 से 76 ईस्वी। MA साले 1978 से 79 ईस्वी। किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा। साथ साथ बोलते भी रहिएगा और अपने कॉपी में नोट भी करते रहिएगा। 12 नंबर पे है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर है और पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे है ये। ऑरेल एस्टाइन 1927 ईस्वी में और दशक नदी के किनारे है। 13 पर है रोपर। रोपर जिला पंजाब। कहाँ स्थित है? रोपर जिला पंजाब में। इसका भी उत्खनन करता है जगदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी। ये सतलज नदी के किनारे है। 14 नंबर पे है बनवाली। 14 नंबर पर कौन है? बनवाली, हिसार जिला हरियाणा में। हिसार जिला हरियाणा में रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी। रंगोई नदी के किनारे है ये। 16 15 नंबर पर है सोलहा द बलूचिस्तान, जॉर्ज डेल्स 1962 ईस्वी। सादीकौर नदी किनारे हैं। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा। रफ़ीक मुगल और अमरेंद्र नाथ 1997 से 99 ईस्वी में उत्खनन करता है। घग्गर नदी के किनारे ये भी स्थित है। देसलपुर कहाँ है? कच्छ गुजरात में। उसको 1963 से 64 ईस्वी। पीपी पांडे कौन कौन है? तो पीपी पांड्या है, तो MK ढाके, KV सुंदर राजन, ठीक ना। सुंदर राजन ये उत्खनन करता है ये तीनों। उसके बाद बामू चेला नदी के किनारे है। 18 पे है कुणाल। क्या है? कुणाल हरियाणा में है। श्री JS खत्री व श्री M आचार्य कोसी नदी के किनारे हैं। 19 नंबर पर है रोजदी। ये सौराष्ट्र गुजरात। कहाँ पे है स्थित? सौराष्ट्र गुजरात। और इसका उत्खनन करता है 1982 1995 ईस्वी तक हुआ। तो 7 बार उत्खनन किया गया। बोलिए इसको कितना बार उत्खनन किया गया? 7 बार उत्खनन किया गया। इस नदी के किनारे है तो भादर नदी के किनारे है। अगला है मीताथल। अगला क्या है? मीताथल ये भिवानी हरियाणा। कहाँ पे है? भिवानी हरियाणा पे है। सूरजभान 1968 ईस्वी में उत्खनन करता है सूरजभान 1968 ईस्वी में। और किस नदी किनारे है? चौटांग व यमुना नदी के मध्य है, बीच में है। और 21 नंबर पर है मांडा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। JP जोशी 1976-1977 ईस्वी में उत्खनन करता रहे। और उसके बाद चिनाब, ये कहाँ पर है? तो चिनाब नदी के किनारे है। 22 नंबर पर है बालाकोट। 22 नंबर पर कौन है? बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, ठीक ना। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है ये। जॉर्ज F डेल्स उत्खनन करता है 1953 से 1970 ईस्वी में। कुन्हार नदी, नैनसुख नदी, ठीक ना, कुन्हार नदी के किनारे है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दे, ठीक ना। और फ्री PDF पॉकेट GK का फ्री PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चलिए तो अगला पॉइंट है प्राप्त वस्तु और उसका खोज, ठीक ना। तो पहला है हड़प्पा। पहला क्या है? बोलिएगा हड़प्पा। R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका और स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट, पुजारी की प्रतिमा, ठीक ना। अगला है दूसरा नंबर में, यहाँ पर मिट गया है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जलापूर्ति के लिए कुआं। मोहनजोदड़ो में मिला है जलापूर्ति के लिए कुआं। सूती कपड़े के साक्ष्य यानी कपास मिला है। और स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला है, ठीक ना। तीसरा नंबर पर है लोथल, ठीक ना। तीसरा नंबर पर क्या है? लोथल। थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, हाँ देखिएगा। थर्ड नंबर पे है लोथल हाथी दांत का पैमाने, घोड़े की मृग मूर्तियाँ, ठीक ना। हाथी दांत का पैमाने और घोड़े की मृन मूर्तियाँ। फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य, पतन बंदरगाह, अग्निवेदिकाएँ, ये सभी प्राप्त हुए हैं। और चौथा नंबर पे है ये, 4 नंबर पे है धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा यानी नगर 3 भागों में विभाजित थे। यहाँ पर नगर कितने भागों में? 3 भागों में। पहला पूर्व, मध्य और पश्चिम। चलिए अब 5वां नंबर पे है, यहाँ पर मिट गया है। तो चन्हुदरो,
ठीक ना। अगला है चन्हुद्रो अलंकृत हाथी, यहाँ पर मिला है अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें मिली है, ये सभी चीज़ें मिली है। उसके बाद छठा नंबर पर है, 6 नंबर पे देखिएगा यहाँ पर है 6 नंबर पे सुरकोटदा, सुरकोटदा, यहाँ घोड़े की हड्डियाँ मिली है। और 7वां नंबर पे है रंगपुर धान चावल की भूसी के ढेर, यहाँ पर क्या मिला है, धान चावल की भूसी की ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, मृद मृदभांड, ये सभी प्राप्त हुआ है। और 7वां नंबर पर है कालीबंगा, 7वां नंबर क्या है, कालीबंगा बेलनाकार मुहरे, यहाँ पर क्या मिला है, बेलनाकार मुहरे, हल के निशान मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ और अग्नि वेदिकाएँ मिली है। और 8वां नंबर पर है, बोलिएगा 8 नंबर पे है कोटदीजी वनाग्र वनाग्र काष्ठ की चूड़ियाँ, वनाग्र काष्ठ की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण, ये सब प्राप्त हुए हैं। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में है आलम आलमगीरपुर, यहाँ पर मिला है सिरेमिक उत्पाद, मृद मृदभांड की मूर्तियाँ। और अगला है 11 नंबर हैमाबाद, हैमाबाद धातु का रथ मिला है। और 12 में है सुत का गैंडोर, ठीक ना, सुत का गैंडोर, तांबे की कुल्हाड़ी, क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन मिला है। और 13 मिला है रोपर में, रोपर 13 में है रोपर, कृषि, यहाँ पर देखने को मिला गेहूँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। 14 में बनवाली, तिल व सरसों के का ढेर, सरसों का ढेर मिला है, तिल व सरसों का ढेर मिला है, ठीक ना, तिल व सरसों का ढेर मिला है। अच्छे किस्म के जौ प्राप्त हुआ है। और सड़क व नालियों के अवशेष और सेल खरी व पकाई मिट्टी की मुहरे मुहरे मिली है। कोटा का हल मिला है। 15 में है स्वतका, अगला में क्या है, स्वतका, परिपक्व वस्ती व मिलासता के सामान का व्यापार मिला है। और 16 में है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, मिट्टी के मनके मिले हैं। और 17 है देसलपुर, अगला क्या है, देसलपुर, विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं, ये सभी। और 18 नंबर में याद रखिएगा कुणाल, चांदी के 2 मुकुट मिला है यहाँ पर। और 19 में क्या है, रोजदी मुकुट और गेहूं के साक्ष्य मिला है। और 20 नंबर पे है मीताथल, क्या है, मीताथल, चांदी के आभूषण व बर्तन मिले हैं यहाँ पर, चांदी के आभूषण व बर्तन, और लंबी सुराहियाँ मिली है। और 21 नंबर है बनवाली, जौ एवं मिट्टी के हल की आकृति के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अब वैदिक कालीन नदियाँ क्या कौन सब है उसको जानते हैं। प्राचीन नाम है बिपाशा, नदी क्या नाम है, प्राचीन नाम बिपाशा, और आधुनिक नाम में अभी क्या बोलते हैं, तो व्यास नदी बोलते हैं। और अगला है सतुद्री, अगला क्या है, सतुद्री, जिसको सतलज नदी के नाम से जानते हैं अभी। और प्राचीन नाम में नदी क्या है, अश्किनी, क्या है, अश्किनी, अभी उसको चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी को पुराने नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, तो ये सब बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सिंधु, सिंधु प्राचीन नाम है, जिसको सिंध नदी बोलते हैं। उसके बाद सदानीरा, सदानीरा जिसको गंडक नदी बोलते हैं, सदानीरा पुराना नाम है, नया नाम क्या है, गंडक नदी। कुंभा को काबुल बोलते हैं। और उसके बाद है वितस्ता, वितस्ता को झेलम नदी, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, वितस्ता, झेलम नदी का ही प्राचीन नाम है। और उसके बाद पुरुषनी या इरावती, इरावती जो रावी नदी का क्या है, प्राचीन नाम है। उसके बाद सुवस्तु या सुवास्तु, ठीक ना, स्वात नदी का क्या है, प्राचीन नाम है। कुब्र, क्या है, क्रुभ, क्रुभ नदी है, जिसको कुर्रम, आधुनिक नाम है, क्या है, कुर्रम, कुर्रम का प्राचीन नाम क्या है, क्रुभ। चलिए अगला है दृश्यवती, जिसको सरस्वती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरस्वती, सरस्वती, घग्घर नदी, ठीक ना, घग्घर नदी का ही क्या नाम है, प्राचीन नाम है दृश्यवती या सरस्वती। उसके बाद गोमती या फुलहर, गोमती या फुलहर, गोमल नदी का ही क्या है, प्राचीन नाम है।
चलिए नेक्स्ट अगला है पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी, ठीक ना। उससे आगे है ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंच जन्य कहा गया, ठीक ना। याद रखिएगा, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले, आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंच जन्य कहा गया। ये अनु ध्रुव है, पुरु, ठीक ना। क्या है ये अनु ध्रुव है, पुरु, तुर्वश और यदु है। अगला है ग्राम विष और जन में उच्चतर इकाई है, ठीक ना। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। तो ग्रामनी ग्राम का मुखिया होता था। ग्रामनी ग्राम का क्या हुआ करता था, मुखिया हुआ करता। विष कई गांवों का समूह, इसका प्रधान विषपति कहलाता था। क्या कहलाता था, विषपति कहलाता था। जन अनेक विषों का समूह, उसके अधिपति को जनपति यानी कि राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया। देश और राज्य के लिए क्या आया है, राष्ट्र शब्द आया था। अगला पॉइंट है राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद क्या नहीं हुआ करता था, वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या गोपती या गायों या मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। गायों या मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी सेनापति पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे, जो राजा की सहायता के लिए थे। सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे। कितने मंत्री, 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रत्नी, जिसमें सूत, रथकर और करमार पदाधिकारी थे। कौन थे, जिसमें सूत, रथकर और करमार पदाधिकारी थे। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में है, पहला पॉइंट है अगले स्लाइड का, पूरप या पुरुप दुर्गपति होता था, जो सैनिक कार्य करता था। क्या कार्य करता था, सैनिक कार्य करता था। तथा स्पर्श गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। दूत समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। उसका जो दूत होता था, वो प्रस्तावों को लेकर जाता था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। बोलिए, विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, जो धन का बंटवारा करती थी। धन का क्या करती थी, बंटवारा करती थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। कितने बार, 8 बार उल्लेख किया गया। समिति यह जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान, ठीक ना, इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था, प्रश्न विनाक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ, बोलिएगा, अगला पॉइंट है, अधिकतर लड़ाइयाँ या युद्ध जानवरों यानी गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। किसके लिए, जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। अगला पॉइंट है युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ है गायों की खोज। चलिए अगला पॉइंट है, जो है युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ गायों का खोज, ठीक ना। उस पर ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज, बोलिए, 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। किसके, तो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। पुरुषनी, जिसको क्या बोलते हैं, रावी नदी के तट पर, जिसमें
जिसमें सुदास विजयी हुआ। कौन विजय हुआ? तो सुदास विजय हुआ। तो अगला पॉइंट है, आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। आर्य जो है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। अगला है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया है। ये चार कौन है? तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ एवं संन्यास है। मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित किया गया था। ठीक ना, मानव जीवन को उस समय कितने वर्ष मानते हुए? तो 100 वर्ष तक लेके चले थे। प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित कर दिया गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 25-25 वर्ष में विभक्त कर दिया। ब्रह्मचारी आश्रम जीवन का प्रथम चरण था, याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का कैसा था? प्रथम चरण है। जो शारीरिक विकास, जो किस पर है? शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास की समर्पित है, विकास को समर्पित है। दूसरा, गृहस्थ आश्रम जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। गृहस्थ में क्या है? गृहस्थ आश्रम में तो जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। और तीसरा था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम जो है संसार सुखी और इच्छाओं से खुद को अलग करने, आध्यात्मिकता की ओर जाने की समर्पित है। और चौथा क्या है? तो चौथा संन्यास आश्रम, संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाना सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने से संबंध है। तो याद हो गया ये चारों आश्रमों को अच्छे से समझ गए। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अगला है ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था। बोलिए, ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था कैसे थी? कर्म आधारित थी। ये ब्राह्मण, बोलिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। बोलिएगा, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद अगला है पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य, वो जीवन के 4 लक्ष्य जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। चलिए अगला है, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। बोलिएगा, क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। अगला पॉइंट है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह होता था, और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। सती प्रथा जैसी बुराइयां ये नहीं थी। उसके बाद आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन, आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अमाजू किसे कहा जाता था? अमाजू, थोड़ा सा पेन इधर टेढ़ा हो, ठीक ना। अमाजू कहा जाता था, जो आजीवन यानी जीवन भर अविवाहित, बिना विवाह किए रहकर वो विद्या को अध्ययन यानी ग्रहण करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अगला पॉइंट है, विवाह के समय मिलने वाली उपहार को वहतु कहा जाता था। ठीक ना, विवाह के समय जो मिलता था उपहार, उसको वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। अगला है, ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकता व क्या है? लोपामुद्रा। ठीक ना, लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या राजकुल में उत्पन्न अगस्त ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी। आज थोड़ा पेन में गड़बड़ चल रहा है, ठीक ना। तो
मैनेज कीजिएगा। आदि विदुषी महिलाएं थी और विस्फल क्या है विस्फला एक योद्धा महिला थी। वि विस्फला विस्फला ठीक ना, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। विस्फला एक योद्धा महिला थी। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो पैसों के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु, ठीक ना, पैसों के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाता था, ठीक ना। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। अगला पॉइंट है, आर्य मूलतः शाकाहारी थे। आर्य मूलतः क्या थे? शाकाहारी थे और पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। क्या चीज़ का? सोमरस का पान करते थे। और आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। आर्य कितने तरह के? तो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला है अधोवस्त्र, दूसरा है उत्तरीय वस्त्र और तीसरा है अधिवास, ठीक ना। आर्य जो है 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला है अधोवस्त्र, दूसरा है उत्तरीय वस्त्र और तीसरा है अधिवास, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। अंदर में पहनने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। अगले है, गायों को अध्यन्या यानी न मारने योग्य। अध्यन्या का मतलब क्या? न मारने योग्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। मुख्य व्यवसाय क्या था? बोलिए, व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। तो इसका प्रिय पशु गाय व घोड़ा थे। प्रिय पशु क्या थे? तो गाय, प्रिय पशु गाय और घोड़ा थे। अगला पॉइंट है, वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे, ठीक ना। वस्तु विनिमय मतलब क्या? वस्तु के बदले वस्तु का क्या करना? एक्सचेंज होना। तो मुद्रा प्रणाली नहीं था उस समय में। रुपया को अभी जैसे अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं, कोई सा वस्तु लेना रहता है तो हम लोग रुपया उसके बदले देते हैं और वो हमें क्या देते हैं? वो वस्तु हमें देते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन उस समय में पहले मुद्रा प्रणाली नहीं थी। तो मुद्रा प्रणाली नहीं थी तो वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय मतलब क्या? तो वस्तु के बदले वस्तु देना। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पनी कहलाता था। जो व्यापार के लिए बाहर जाते थे वे व्यक्ति कहलाते थे पनी कहलाते थे, ठीक ना। और उसके बाद है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैकनॉट यानी श्रिद्धखोर क्या कहा था? श्रिद्धखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई। लोहा धातु की खोज बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। किसके द्वारा की गई लोहा धातु का खोज? तो आर्यों के द्वारा की गई, ठीक ना, आर्यों के द्वारा की गई। तो अगले स्लाइड में है, चलिए। तो जिसे श्याम अयस कहा जाता है, क्या कहा जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता है? श्याम अयस। लोहा धातु की खोज किसने की? तो आर्यों ने की। श्याम अयस कहा जाता था। अगला पॉइंट है, आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद क्या है? बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, ठीक ना। निर्गुण इस समय विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में अब बटा था, ठीक ना। तो वो कौन कौन सा है? चलिए जानते हैं। कुल, ठीक ना, विष, ग्राम और जन, वो चारों कौन कौन सा? ठीक ना। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा जो हुआ करता था ना, राजनीतिक ढांचा, वो 4 आरोही क्रम में बटा था। आरोही क्रम उसको बोलते हैं जो छोटे से बड़े की ओर रहता है। तो पहला क्या था? कुल, उसके बाद विष, उसके बाद ग्राम, उसके बाद जन। तो देखिए, कुल का प्रधान हुआ करता था कुलपा, ठीक ना, प्रधान यानी मुख्य। कुल का प्रधान कौन हुआ था करता था? कुलपा। विष का विषपति, ठीक ना, विष का विषपति। और ग्राम का ग्रामनी। ग्राम का प्रधान हुआ करता था ग्रामनी। और जन का गोप या राजा। जन का गोप या। चलिए तो चलते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। पॉकेट जी के लाइन बाय लाइन सीरीज आ चुका है। तो अगले स्लाइड में चलते हैं, जो 13 है, लास्ट का है। आप लोग देख रहे होंगे AHM GK GS वाला की तरफ से बहुत बड़ा सा थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए तब अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। और टेलीग्राम चैनल से सभी लोग जुड़ जाए, वहाँ से पॉकेट जीके बुक का फ्री PDF उपलब्ध है, ठीक ना। तो वहाँ से सभी लोग क्या कर ले, PDF को डाउनलोड कर ले।